अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज से हम लोग जो है 9th स्टैंडर्ड का जो आप लोग का हिंदी लोक भारती है, ओके, लोक भारती का पोर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी का। बिकॉज़ आप लोगों का जो मराठी का पोर्शन है 9 का, वो 2 यूनिट ख़त्म हो गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, काजीरंगा चैप्टर ओमिट है, इसलिए वो आधा पढ़ा के मैंने छोड़ दिया था। वो बात अलग है कि एक्चुअली मैंने बोलना भूल गया था आपको, तो आप ये बात पे ध्यान देना, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी लोक भारती शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ओके। लेकिन हम लोग ने ऐसा सोचा कि अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है आप लोग के टेस्ट से पहले, क्योंकि आप लोग के टाइम टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको पूरी पहली इकाई दी हुई है ना। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मैंने ऐसा सोचा कि इसमें से मैं आप लोगों को पोएम जो सेक्शन है वो एटलीस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखना, हिंदी के चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, स्टोरी की तरह ही होते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग चैप्टर्स भी कराते हैं, बट अभी कैसा है ना, अभी लॉकडाउन है तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहे, नहीं तो मैं 9 के भी पोर्शन को हम लोग कवर करते हैं आपके। बट अभी कैसा है कि आपने खुद देखा कि मराठी को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको मुझे डिटेल में समझाना होता है उसको। तो हिंदी के जो चैप्टर्स हैं ना, वो आप लोग कर लेना, पढ़ लोगे ना अगर आप सिंसियर एकदम स्टोरी की तरह, तो उसकी कृति आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्लासेस से डाइजेस्ट वगैरह मिली है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं आप लोग को पोएम सेक्शन कराऊँ एटलीस्ट, क्योंकि डाउट्स अगर स्टूडेंट्स को होता है तो पोएम में ही ज़्यादा होता है ना। तो हम लोग पोएम सेक्शन देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहली इकाई में टोटल 1 to 11 है, इसमें से कट क्या हुआ है। तो कट हुआ है तीसरा, कबीर पूरक पाठन, ठीक है, ये कट है। चाहिए तो आप मार्क कर लो। अगर आपने टेक्स्ट बुक सामने नहीं रखी तो आप वीडियो को पॉज करके आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। मीनिंग्स पे ध्यान देना पोएम की। तीसरा, कबीर पूरक पठन ओमिट है इस साल के लिए। फिर उसके बाद में 8वां जो चैप्टर है, वीरभूमि पर कुछ दिन, ये वोमिट है। और 9वां जो गीत है, वरदान मांगूंगा नहीं, ये कट है। तो पहली इकाई में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली इकाई में तीसरा, 8वां और 9वां, 3rd, 8 and 9 ये ओमिट है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग जो पहली पोएम है चांदनी रात, ये हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बुक में मीनिंग लिखना, पोएम है तो मीनिंग लिख लो आप, तो आसान रहेगा। तो हम लोग पहला, चांदनी रात एक नॉर्मल हिंदी वर्ड है। चांदनी रात मतलब चांदनी से भरी हुई जो रात है, यानी रात के अंधेरे में जब बहुत ज़्यादा चांदनी होती है ना, तो उसकी एक रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, बस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले हम लोग पद्य संबंधी, जो आप लोग के राइट साइड में देखो, खड्य काव्य मिला आप लोग को, ये पहले मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की, इस पोएम में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की मतलब इंसिडेंट की प्रधानता होती है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश, ये जो पोएम है, पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। यानी ये जो पोएम है, ये पंचवटी नाम की जो पोएम कलेक्शन है, खंड काव्य जो है, उससे लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर की जो छटा मतलब शेड्स। देखो नेचर के बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं। गर्मी के मौसम में आपको अलग नेचर दिखेगा, बारिश में अलग दिखेगा, और ठंडी में अलग दिखेगा। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप, एक ब्यूटीफुल रूप, बड़े ही माधुर्य के साथ, बड़े ही खूबसूरती के साथ अभिव्यंजित हुआ है, यानी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन और चांदनी रात का एक बहुत ही अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है और ब्यूटीफुल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। यानी ये पोएम में हम लोग पढ़ेंगे कि चांदनी रात को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो स्टूडेंट, पहले ना मैं पोएम रीड करके ना इसके आपको मीनिंग्स बता देता हूँ,
फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो अब मीनिंग्स पे ध्यान देना। तो चारू चंद्र की यानी सिंपल है, चारू चंद्र मतलब सुंदर चंद्रमा यानी खूबसूरत चांद, मीनिंग लिखना, चारू चंद्र खूबसूरत चांद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। खेल रही है जलथल, जल मतलब पानी, जल पानी, और थल मतलब ज़मीन। ओके, पहले से मीनिंग लिखो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती, पृथ्वी, अंबर, अंबर मतलब आसमान, है ना, आकाश में। ठीक है, आगे सेकेंड पैराग्राफ इसका। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट को लिखो अंडरलाइन करके, प्रसन्नता, खुशी, पुलक मतलब खुशी, प्रकट करती, प्रकट करना यानी जाहिर करना, धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण, हरित मतलब हरी, ग्रीन, तृण मतलब लिखो घास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रास। तृणों की नोकों से, नोकों से मतलब उसके पॉइंट, जो नोक होती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, झूम रहे हैं मतलब झूमना, और तरु, तरु कहते हैं किसको, पेड़ को। मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन की झोंकों से यानी धीमी धीमी हवा, मंद मतलब धीमी धीमी, पवन हवा, झोंके मतलब हवा का जो झोंका होता है। ठीक है, आगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध, निस्तब्ध का मतलब शांत, एकदम खामोश, और निशा कहते हैं रात को। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, ध्यान देना, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। सुमंद गंध, सुमंद गंध मतलब एक बहुत ही धीमी, सुमंद मतलब धीमी, गंध मतलब खुशबू। मीनिंग बड़ा लिखो, और जब फटाफट करा रहा हूँ मतलब क्योंकि इजी भी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद, निरानंद में इसका मतलब क्या होता है, जिसमें आनंद ना होना। निरानंद मतलब ऐसी चीज़ जिसमें खुशी नहीं हो। कौन दिशा यानी इन विच डायरेक्शन। नेक्स्ट, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति, नियति किसको कहते हैं, फॉर्चून को, किस्मत को। और नटी, नटी यानी अभिनय यानी ड्रामा करने वाली जो औरत होती है। और कार्यकलाप जो है, कार्यकलाप, कार्यकलाप कहते हैं एक्टिविटी को, गतिविधि को, जो एक्टिविटी होती है ना, गतिविधि, उसको कहते हैं। ठीक है, इतने शांत और चुपचाप। आगे, है बिखेर देती वसुंधरा, बिखेर देना यानी फैलाना, चारों तरफ फैला देना। वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, ज़मीन को। मोती सबके सोने पर, मोती यानी पर्ल्स और डायमंड्स को कहते हैं।
सबके सोने पर, सोने पर मतलब सबके सो जाने पर, रवि बटोर लेता है उनको। रवि सूरज बटोर लेता है, जमा कर लेता है, सदा सवेरा होने पर, हमेशा सुबह होने पर। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आगे। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी विश्राम देने वाली, आराम करने वाली, अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या मतलब शाम को। शून्य शाम तनु जिसके उसका, शून्य शाम, शून्य मतलब ज़ीरो को कहते हैं, शाम मतलब जो काला रंग होता है। मीनिंग लिखो, शाम मतलब काला रंग। तनु, तनु कहते हैं शरीर को, जिससे उसका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में, पंचवटी की छाया में, शैडो में, सुंदर पर्णकुटी बना। सुंदर पर्णकुटी, सुंदर पर्णकुटीर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, पर्णकुटीर, पर्णकुटीर यानी छोटा सा जो घर होता है, छोटा जो झोपड़ा होता है, उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ शिला, स्वच्छ मतलब साफ, क्लीन, शिला कहते बड़े पत्थर को। धीर वीर निर्भीक मना, धीर, धीर वीर, धीर वीर का मतलब यानी एक, इसको सिंपल आप लिख सकते हो एक फाइटर, यानी एक बहुत ही अच्छा फाइटर, एक योद्धा। धीर वीर फाइटर। निर्भीक मना, निर्भीक मतलब बिना डरे, मना मतलब मन, निर्भीक मतलब निडर, बिना डरे, मना मतलब मन। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर किसको कहते हैं, जो फाइटर्स होते हैं जिनके हाथ में धनुष्य बाण होता है, जो एयरबो चलाते हैं, है ना, तीरंदाज, जिसको हम कहते हैं तीरंदाज। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन मतलब ज़मीन, संसार, ऐसा ही लिखो, संसार। भुवन मतलब संसार, सोता है मतलब सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध मतलब जो कामदेव, एक गॉड है, उसको कहते हैं कामदेव गॉड को। योगी सा योगी पुरुष की तरह। देखो कुसुमायुध लिखो, कामदेव यानी एक भगवान है, योगी सा यानी योगी पुरुष। बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत होना जो दिखाई पड़ता है, जो सामने दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग ने अभी मीनिंग लिख दिए हैं, अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्मल है हिंदी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, है ना। देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि चांदनी रात में जो आकाश है ना, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि चांद पूरा है, और इस चांद की किरणों में जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जो चांद की जो किरणें हैं वो झिलमिल करती हुई, चमकते हुई, जल और थल, मैंने मीनिंग लिखा है, जल मतलब पानी पर और थल मतलब ज़मीन पर। ऐसा लग रहा है कि ये चांद की जो किरणें हैं वो ज़मीन पर और पानी में खेल रही हो, यानी उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है ज़मीन पर, पानी पर, तो ऐसा लगता है कि वो पानी और ज़मीन पर खेल रही हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और चांद की जो रोशनी है वो पूरे पृथ्वी पर और आसमान पर मानो फैल रही, यानी फैली हुई है। देखो आसान है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। तो चांद की रोशनी ऐसा लग रहा है कि मानो ज़मीन पर और पानी में खेल रही है, और चांद की जो रोशनी है, चांदनी की जो रोशनी है वो पूरी धरती और पूरे आसमान में जैसे फैल गई हो। इसका सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी इस मौके पर, इस अवसर पर ऐसा लगता है कि मानो ये जो ज़मीन है, ये जो धरती है, ये अपनी खुशी जाहिर कर रही है। जैसा मैंने आपको मीनिंग लिखाया हूँ, प्रकट करना यानी जाहिर करना, एक्सप्रेस करना अपने फीलिंग्स को। तो ये धरती ऐसा लगता है कि मानो इस मौके पर खुशी प्रकट कर रही हो, अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रही हो। तो कैसे? हरित तृणों की नोकों से।
तो पृथ्वी पर उगी हुई जो हरी घास है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, नोक होती है, उन नोकों से ऐसा लग रहा है कि मानो अपनी खुशी को जाहिर कर रही है। मतलब वो दिखाना चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि चांदनी रोशनी जो है चांद की, वो ज़मीन पर पड़ रही है और इससे ज़मीन लग रहा है कि मानो बहुत खुश है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखो, हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, तो पेड़ पौधों का हिलना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये पेड़ पौधे जो है ना वो खुशी से हिल रहे हैं और उनको भी खुशी है। जो नेचर है वो इतना खूबसूरत लग रहा है और उस चांदनी रात में जो आसमान खूबसूरत लग रहा है, ज़मीन के ऊपर उसकी रोशनी पड़ी है, तो ये पेड़ पौधे जो झूम रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये भी खुशी से झूम रहे हो। मतलब मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से, और हल्की हल्की सी जो हवा चल रही है उसमें ये जो पेड़ पौधे हैं वो खुशी से मानो झूम रहे हैं। ठीक है, देखो आगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि अब चांद से जो चांद की रोशनी जो ज़मीन पे पड़ी है उसको डिस्क्राइब करते हुए पोइट क्या कह रहे हैं कि ये चांदनी जो है ना वो बहुत गज़ब की है। स्वच्छ चांदनी, एकदम क्लीन है क्या ही निस्तब्ध निशा। और वो कह रहे हैं कि ये रात कितनी शांत है। मतलब ये रात में चांद की जो रोशनी ज़मीन पे पड़ी है, और वो रोशनी से ज़मीन तो खूबसूरत दिख ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो रात है ये कितनी निस्तब्ध है, ये रात कितनी खामोश है। जैसा कि रात में लेट नाइट में आप कभी देखोगे, रात में बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली आपको एकदम रात जो है वो एकदम शांत दिखाई देगी, एकदम खामोश है ना, कोई भी हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है, सिर्फ पेड़ पौधे हिलते हैं और उन पत्तों की आवाज़ सुनाई देती है। इससे थोड़ा सा हमें डर भी लगता है एकदम रात में, है ना। समझ में आ रही ना पोएम स्टूडेंट्स। है स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध, वह निरानंद कौन है दिशा। और यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि सब जगह एक मंद, एक धीमी धीमी सुगंध फैली हुई है ना, और कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पे आनंद का माहौल ना हो। मतलब निरानंद का बताया ना मैंने, निरानंद मतलब आनंद जिसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा माहौल है कि ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जो निरानंद है। मतलब हर कोई आनंद से है, मतलब हर दिशा में आनंद का माहौल है, यानी सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये पैराग्राफ में क्या कह रहे पोएट कि चांदनी रात ज़मीन पे पड़ी है ना, रात खामोश दिखाई दे रही है ना, ये 2 लाइन हो गई, और एक हल्की हल्की खुशबू चारों तरफ फैली है, और ऐसी कोई दिशा नहीं है जो आनंद से भरी हुई नहीं। मतलब चारों तरफ हमें आनंद, खुशियाँ नज़र आ रहा है। आगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि भले रात हो जाए, लेकिन रात में जो गतिविधि है ना वो बंद नहीं होती, गतिविधि चलती रहती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है ना। और ये जो कार्यकलाप है, ये जो नेचर के जो एक्टिविटीज़ है, ये कभी बंद नहीं होती, ये चलती रहती है। नियति का जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग लिखाया हूँ, नटी मतलब एक एक्ट्रेस को कहते हैं, कार्यकलाप मतलब एक्टिविटी। तो नेचर की जो एक्टिविटी है ना वो चलती रहती है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन एकांत भाव मतलब एकदम साइलेंट, एकदम खामोशी से। देखो, अगर मीनिंग्स अगर मैंने नहीं बताया हूँ ये लाइंस के, तो आप साथ में मीनिंग भी लिख देना। नियति नटी के कार्यकलाप है ना, तो कार्यकलाप का मतलब लिखो एक्टिविटी, और नटी कहते हैं एक्ट्रेस को। ओके, तो कितनी भी रात हो जाए, नेचर की जो एक्टिविटी वो कभी स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है, पर कितने एकांत भाव से। एकांत भाव मतलब एकदम साइलेंट, एकदम खामोशी से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन एकदम साइलेंट। मतलब हमको
समझ में भी नहीं आएगा कि नेचर की जो एक्टिविटी वो रात में भी चलती है, मतलब एकदम साइलेंटली, मतलब हमको समझ में भी नहीं आएगा, समझ यानी हमारे वो चीज़ ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आएंगी, इतने शांत वो एक्टिविटी होती है बिखेर देती वसुंधरा। बिखेर देती मतलब चारों तरफ फैला देना, मोती सबके सोने पर। अब पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है, चांद और तारों की जो तुलना है ना, वो पर्ल्स और डायमंड से कर रहा है ना। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। और कवि कहता है कि जब सब लोग सो जाते हैं ना, तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या बिखरे हुए हैं, मोती। और ये मोती कौन बिखेर देती है, वसुंधरा। वसुंधरा मतलब अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। अब जैसे कि इसको अगर हम समझाएं तो जैसे रात हो जाती है, तो रात में इसका जो रिफ्लेक्शन है उसको कहा गया है पर्ल्स एंड डायमंड्स, ठीक है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और जैसे ही सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो आकर इन मोतियों को बटोर ले जाता है। मतलब वो जैसे कि सुबह का उजाला होने पर आकाश में जो चांद तारे वो गायब हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो सूरज आकर इन पर्ल्स और डायमंड्स को अपने साथ में लेके चले गया। देखो उजाला होता है तो चांद तारे चले जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये सूरज इन मोतियों को अपने साथ बटोर कर लेके चले गया। फिर ये एक्टिविटी होती है, फिर अंधेरा होता है, फिर रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये चलते रहता है, ठीक है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि सुबह होने पर जो बटोरे हुए जो चांद तारे हैं, जो मोती है, सूर्य उन्हें विश्राम करने के लिए यानी आराम करने के लिए वो संध्या को यानी शाम को देकर चले आता है। ऐसा लगता है कि मानो वो बटोरे हुए चांद और जो सितारे हैं वो शाम को, संध्या को, इवनिंग को दे के जा रहा है आराम करने, ताकि वो आराम कर ले अच्छे से। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। फिर शाम होने पर क्या होता है, शून्य कहते हैं आकाश को भी, हाँ, ज़ीरो। शून्य का मतलब मैंने आपको बताया ज़ीरो, और इसको कहते हैं आसमान। फिर क्या होता है कि रात में फिर आसमान में है ना, फिर वो प्रकाशमान होती है, फिर नया रूप झलकता है। समझ में आ रहा है। फिर आसमान में अंधेरा होने पर फिर हमें वो चांद और सितारों की रोशनी दिखती है, फिर चांद सितारे हमें आसमान में दिखते हैं, और एक नया रूप, एक आसमान का नया रूप फिर प्रकाशमान हो जाता है। तो देखो ये एक एक्टिविटी है नेचर की जो कंटिन्यू चलती रहेगी। रात होगी तो चांद और सितारों की रोशनी आएगी, दिन निकलेगा तो सूरज के आने से, रोशनी से फिर ये गायब हो जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि पंचवटी यानी 5 वृक्ष जो होते हैं ना, 5 वृक्ष, उसको कहते हैं पंचवटी। पंचवटों की यानी 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी खूबसूरत झोपड़ी बनी हुई है। पर्ण कुटीर कहते हैं, जैसा झोपड़ी को मैंने आपको मीनिंग लिखाया हूँ, घास फूस और पत्तों से बनी हुई जो झोपड़ी होती है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे कि ये 5 पेड़ों की छाया में एक झोपड़ी बनी हुई है ना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उसके बिल्कुल सामने एक साफ़ सुथरी शिला है, एक साफ़ सुथरा पत्थर है बहुत बड़ा। धीर विग निर्भीक मना, और उस शिला पर, उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला, एक निडर, एक योद्धा विराजमान है, एक फाइटर वहाँ पर बैठा हुआ है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वृक्षों की छाया में एक खूबसूरत झोपड़ी बनी हुई है जो घास फूस से बनी है, और उस झोपड़ी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर पर एक फाइटर बिना डरे वहाँ पर बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, है ना, लेकिन ये धनुर्धारी कौन है जो रात में इस समय जाग रहा है, अपने हाथों में तीर कमान लेकर। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दुष्टिंगत होता है। और कवि कहते हैं कि ये कामदेव जैसा दिखने वाला, भगवान के जैसे दिखने वाला ये जो गृहस्थ है, ये जो इंसान है,
ये कोई नहीं है, एक सन्यासी जैसा एक योगी पुरुष सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फाइनल जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि ये धनुर्धर कौन है जो रात में जाग रहा है, चारों तरफ सब सो रहे हैं, और ये धनुर्धर जो है ना, ये एक योगी पुरुष है, एक फाइटर है, एक सन्यासी जैसा लग रहा है ना। दुष्टिंगत होता है मतलब दिखाई दे रहा है, एक सन्यासी लग रहा है। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप पोएम में से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, बाकी आप चैप्टर्स को रीड करके उसकी कृति सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी कृति देख लेते हैं हम लोग, मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स एक बात आपको बोलता हूँ, मैं शायद पहले भी बोला हूँगा, मुझे याद नहीं है, कि मराठी और हिंदी में ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूँ, मराठी और हिंदी में जो पोएम सेक्शन होती है ना, तो पोएम सेक्शन की कृति को डाइजेस्ट से डायरेक्टली याद कर लो, सीधे सीधे याद कर लो। क्योंकि क्यों पता है स्टूडेंट, क्योंकि ना पोएम में से आंसर्स फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता। एक बार आप चैप्टर के आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पोएम के आप आंसर इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो याद देखो, पहले भी आप जब पैटर्न ये नहीं था तो आप याद ही करते थे क्वेश्चन आंसर, ये तो छोटे छोटे आंसर्स है, आप याद कर लेना। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आपका टाइम बच जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इसका फ़ायदा होगा आपको। तो हिंदी मराठी दोनों के पोएम की आपको कृति याद करनी है और डाइजेस्ट से सीधे याद कर लेने का। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि तारों के उदित यानी उगने पर, अस्त मतलब ढलने पर, है ना, कि कल्पना को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में चांदनी रात की विशेषताएं, चांदनी रात की क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएं हैं। ओके, बहुत सारी विशेषताएं इस पोएम में दी है, बहुत सारी है, वो आप ढूंढ के आराम से लिख लेना। नहीं तो मैं अभी आपको बता, डाइजेस्ट से लिख के सीधा याद कर लो, है ना। और ये पंक्तियों का सरल अर्थ है, चारू चंद्र से लेकर झोंकों से, और सेकंड क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप। ये पोएम की लाइन को आपको डिस्क्राइब करना है। मेरा एक्सप्लेनेशन सामने रखकर आप लोग इसके आंसर्स को पढ़ लेना। बाकी थोड़ा बहुत इसमें देखो, एक बात याद रखना स्टूडेंट, आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास में, तो उसमें ना बेसिक ग्रामर में दूंगा। हाँ, और वो बेसिक ग्रामर ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। ए स्टैंडर्ड में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ा है आपने। समानार्थी आपको पता है, विरुद्धार्थी आपको पता है। तो हिंदी मराठी में मैं आपको बेसिक ग्रामर दूंगा। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ग्रामर का ज़्यादातर मैं आपको नहीं दूंगा, जो एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। लेकिन आज तक जो आप पढ़ते आए हो वो आपको रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें बेसिक ग्रामर में जैसा समानार्थी हो गया, विरुद्धार्थी हो गया, लिंग वचन, है ना, फिर संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, ये सब मैं आपको देने वाला हूँ। ये सब आसान है, ये आप पहले से पढ़ते हो। कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि ये ग्रामर हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर है। ये ग्रामर आपको आना ही चाहिए। ओके, आपने 8वीं में भी पढ़ा है, 8वीं तो छोड़ो, 7वीं 6ठी से ग्रामर होता है, संज्ञा, सर्वनाम। कोई ये स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि हमको नहीं था। ओके, हर एक स्टूडेंट को है, और हर एक स्टूडेंट को ग्रामर सॉल्व करना है। मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, बेसिक क्वेश्चन दूंगा। जैसे कि हिंदी में ना पर्यायवाची, यहाँ पे लिखा है ना पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या, समानार्थी, यानी तरु के 3 पर्यायवाची शब्द, वो सब आपको याद करने वाला पार्ट है ये। ओके, तो ये सब याद करना, और इसका मैं टेस्ट में आप लोग को सभी इंक्लूड करने वाला हूँ। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई स्टूडेंट, और नहीं समझा तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भाग में से यूनिट 1 में से कम 3 लेक्चर लेकर मैं 3 से 4 पोएम आपको समझा दूँ। बाकी चैप्टर हिंदी के आप रीड कर लेना, और अच्छे से रीड करके उसकी कृति सॉल्व कर लेना। चैप्टर आसान होते हैं। ओके, चलो टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।